हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने हिंदी वर्णमाला की 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपको देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए हिंदी वर्णमाला का 5वां प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन है आपके था, फा, मा या वा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वा। दोस्तों जो आपकी दंतोष्ठ ध्वनि होती है, यानी कि जो आपके दांत और ओष्ठ के मिलने से जो वर्ण निकलते हैं वो आपके दंतोष्ठ होते हैं। इसमें आपका जो होता है वो आपका वा और फा, ये जो जो वर्ण हैं आपके, ये आपके दंतोष्ठ में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन है आपके शा, ला, झा या। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ला। दोस्तों आपका जो पार्श्विक व्यंजन है वो ला होता है। एक आपका दोस्तों लुंठित व्यंजन होता है जो आपका रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन है आपके पश्च विपरीत, अग्र संवृत, अग्र विपरीत या पश्च संवृत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पश्च संवृत। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जिह्वा है, इसके ऊंचाई के आधार पे जो आपका वर्ण है, जो आपके वर्ण हैं, यानी कि वर्ण में जो आपके स्वर हैं उनको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका अग्र स्वर, केंद्रीय या मध्य स्वर और तीसरा आपका पश्च स्वर। जिह्वा के जो आपके भाग हैं इसके आधार पे, जिह्वा के आगे वाले भाग के आधार पे ये अग्र स्वर हो गए, बीच वाले भाग के आधार पे आपके मध्य स्वर हो गए और पीछे वाले भाग के आधार पे आपके पश्च स्वर हो गए। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें जो आपका अग्र स्वर होता है, इसमें आपके अग्र स्वर में जो आपके आते हैं वो आपका ई और ए आपके आते हैं। किसमें? आपके अग्र स्वर में। जो आपका केंद्रीय या मध्य स्वर होता है इसमें आपके जो आते हैं वो आ आता है, और जो आपका पश्च स्वर होता है उसमें आपका आ, इसके बाद ऊ, फिर ऊ, बड़ा ऊ मतलब ओ, और इसके बाद आओ। ये जो है दोस्तों ये आपके आते हैं पश्च स्वर में। तो जिह्वा जो आपकी जीभ है, इसके भाग के आधार पे जो आपके स्वर हैं वो 3 हो गए, अग्र स्वर, उसके बाद केंद्रीय या मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका ई ए आय हो गया, केंद्रीय या मध्य स्वर में आपका आ हो गया, और आपका जो पश्च स्वर में है उसमें आपका बड़ा जो आप बोलते हैं वो हो गया, उ हो गया, ओ आओ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया जिह्वा के भाग के आधार पर। और आपके बात की जाए जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे, पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे अगर जो बात की जाए तो आपके जो स्वर हैं वो 4 टाइप के डिवाइड किए गए थे। पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा विपरीत, चौथा अर्ध विपरीत। जो आपका संवृत था उसमें आपका क्या आता था? ई उ। उसके बाद जो आपका अर्ध संवृत था उसमें आपका क्या आता था? ए ओ। और जो आपका विपरीत था उसमें आपका आ, और जो आपका अर्ध विपरीत था उसमें आपका ए आए और आओ। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके आधार पर जो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्च संवृत। क्यों? क्योंकि आपका जो ऊ है, ऊ इसी की बात की जा रही है। जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका ऊ है ये क्या है? अगर जो जिह्वा की ऊंचाई की बात की जाए तो ये किस में आ रहा है? ये आपके संवृत में आ रहा है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अगर जो इसकी बात की जाए तो ये आपका संवृत में आ रहा है। इसके बाद यदि आपकी जिह्वा के भाग की बात की जाए तो ये आपके किस में आएगा? पश्च वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पश्च स्वर है उसमें आपका आ, उ, ओ और औ आते हैं। तो ये आपका पश्च स्वर में हो गया। पश्च स्वर में मतलब कि जिह्वा के भाग के आधार पर पश्च स्वर में हो गया। और संवृत में किस में हो गया? संवृत में मतलब जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर संवृत में हो गया। तो मिला के क्या बना? ये पश्च संवृत बना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपका दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ। अभी ऊपर ही आपने देखा, मैंने पूछा था कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो उसमें आपने वा वाला ऑप्शन लगाया था। तो वही क्वेश्चन एक प्रकार से समझ लीजिए कि रिपीट ही हुआ है कि वा का उच्चारण स्थान है तो वो है आपका दंतोष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन है आपके खा, घा, जा या झा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी जा। अब ध्यान दीजिए, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, घोष होते हैं, सघोष होते हैं, ये सब चीज़ें वर्णमाला में होती हैं। तो हम जानेंगे कि महाप्राण क्या होते हैं। तो महाप्राण जो होते हैं वो आपके वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के जो आपके दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं, वर्गीय और स्पर्शी व्यंजन के जो आपके दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में आपका जो होगा क्या होगा, आपका जो खा होगा, यानी का खा, खा दूसरे पे है और गा घा, घा किस पे है, चौथे पे है। तो दूसरे और चौथे वर्ड जो होते हैं यानी कि खा और घा आपके क्या कहलाएंगे, आपके जो है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय स्पर्शी व्यंजन के ये जो हैं महाप्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं, पहले और तीसरे तथा पांचवें अक्षर जो होते हैं वर्गीय और स्पर्शी व्यंजन के वो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो आपका खा है वो आपका महाप्राण हो गया। क्यों? क्योंकि ये का वर्ग में का ख दूसरे पे आ गया तो ये आपका महाप्राण हो गया। आपका जो घा है वो चौथे पे है का वर्ग में, यानी कि ये भी आपका महाप्राण हो गया। महाप्राण होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आपके वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के जो दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो ये सब महाप्राण में हो गए। झा भी आपका महाप्राण में हो गया, लेकिन जो आपका जा है वो वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर है, और जो वर्गीय व्यंजन का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, वो आपका महाप्राण ना होकर अल्प प्राण होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन है आपके हा, छा, ओ या ऐ। तो दोस्तों कंठ तालु इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका डी है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंठ और तालु से जो आपके वर्ण निकलते हैं वो आपके निकलते हैं ए, आए। ये आपके दोस्तों आपके कंठ और तालु से मिलके निकलते हैं, इस वजह से इनकी जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कंठ तालु होते हैं। इनको आप कंठ तालव्य भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन है आपके झा, ठा, हा या मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी हा। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले जब प्रैक्टिस सेट कराया तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं या ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, मतलब जिनको बोलने में आपको ज़्यादा हवा मुख से निकालनी पड़ती है, रगड़ के साथ ही मुख से निकलते हैं, इनको बोलने में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ये आपके संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आपका हा है। तो अच्छा मैं आपको और बता दूं कि जो आपके ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो आपके जो ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन होते हैं वो आपके सा, शा, शा, हा, ये जो हैं ये आपके ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहलाती हैं। ये वाला सा मतलब आपके तालव्य सा, ये वाला मूर्धन, ये वाला दंत, और आपका ये हो गया हा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन है आपके जा, रा, हा या वा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? वर्गीय स्पर्शी व्यंजन की संख्या जो आपके हिंदी वर्णमाला में 25 है। अच्छा ये होते कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, का वर्ग, आपका चा वर्ग, आपका टा वर्ग, आपका ता वर्ग और आपका पा वर्ग। यानी एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर, का वर्ग में क ख ग घ ङ यानी 5 अक्षर ही हो गए। इसी प्रकार से आपके चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में भी 5-5 अक्षर हो गए, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 वर्ड जो हो गए आपके वो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन आपके होते हैं। ठीक है, तो आपका जो जा है वो आपका स्पर्श तो है लेकिन संघर्षी, स्पर्श के साथ साथ ये संघर्षी भी है, क्योंकि इसके बोलने में आपको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ता है। आपके मुख से जो हवा होती है वो रगड़ के साथ निकलती है, इस वजह से आपका इस स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जा के साथ साथ कुछ वर्ड और भी होते हैं, आप जान लीजिए। जो आपका चा होता है, जो आपका छा होता है, उसके बाद आपका जा, उसके बाद आपका झा, यानी कि चा, छा, जा, झा, ये चारों वर्ड आपके जो हैं वो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके अधः, निष्प्रह, द्वित या थोड़ा सा।
तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, निस्पृह है। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो शब्द है वो विसर्ग से बना है। विसर्ग के निशान ऐसे होते हैं, किसी शब्द के आगे इस प्रकार से निशान लगते हैं तो वो आपका विसर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन है आपके वा, पा, रा या ला। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, वा। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? जो आपके या और वा होते हैं, इनको जो आपके हिंदी वर्णमाला है इनको आपका अर्धस्वर बताया गया है। हिंदी वर्णमाला में या और वा को अर्धस्वर के रूप में स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, वा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट था हिंदी वर्णमाला का। 5 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। यदि आप ये 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन जो होंगे आने वाले किसी भी विभिन्न परीक्षाओं में जिसमें कि हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो आप जो है, अगर जो पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 60-65 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इन 5 प्रैक्टिस सेट में मिलाकर। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मैं इसके बाद मैं विराम चिन्ह का जो प्रैक्टिस सेट है, विराम चिन्ह से जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैं लेके आऊँगा। इसके बाद मैं उसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।